नमस्कार, मैं शीशराम जाकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज कक्षा 6 का संस्कृत का प्रथम पाठ, संस्कृत दीपकम का प्रथम पाठ अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पाठ। देखिए, छठी क्लास जो कि दीपकम का जो सिलेबस है वो सिलेबस ऐसा है। शुरुआत का जो वर्णमाला का वो छठी से लेकर के 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके भी काम की चीज़ है। तो इस क्लास को सभी बच्चे देख सकते हैं। इसमें वर्णमाला का व्यवस्थित रूप और छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं जो कि 10वीं तक के बच्चों के काम की चीज़ें हैं। इसलिए सभी बच्चे इसको क्लास को ले सकते हैं 6 से लेकर 10 तक। चलिए प्रथम पाठ को शुरू करते हैं। प्रथम पाठ दीपकम का। वयम वर्णमालाम पठामः। वयम हम वर्णमाला को पठामः पढ़ते हैं। अपन वर्णमाला को पढ़ते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहले हमें संस्कृत के अंदर वर्ण को जानना जरूरी है। वर्ण सबसे छोटी इकाई भी मानी गई है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि वर्णाः द्विविधा भवन्ति, यानी कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वराः व्यंजनानि च, यानी स्वर और व्यंजन, ये दो प्रकार के वर्ण होते हैं। यानी कि सबसे पहले अपन स्वर को पढ़ेंगे कि स्वर क्या होता है और फिर अपन पढ़ेंगे व्यंजन को। चलिए क्या कह रहा है कि स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वराणाम यानी स्वरों का उच्चारण, यानी उच्चारण स्वतंत्र रूपेण भवति, यानी स्वतंत्र रूप से होता है। यानी कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वरः द्विविधा सन्ति, स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो समानाक्षराणि स्वर होते हैं और दूसरे होते हैं संध्याक्षराणि यानी संधि स्वर, च यानी और, यानी कि दो प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से? समानाक्षराणि और संध्याक्षराणि। अब यहाँ पर वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होते हैं स्वर वर्ण और एक होते हैं व्यंजन वर्ण। फिर अपन डिटेल में जाएं तो स्वर की बात करें तो स्वर क्या होता है कि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनि होती है, वो स्वर कहलाती है। और स्वर को अपन कितने रूपों में बांट सकते हैं? दो प्रकार से। कौन कौन से? समानाक्षराणि और संध्याक्षराणि। अब चलिए सबसे पहले समानाक्षराणि को पढ़ते हैं। देखिए समानाक्षराणि यानी कि इसमें क्या है कि एक तो होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। दोनों स्वरों की बात करें तो समानाक्षराणि में ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व कौन कौन से होते हैं? अ, इ, उ, रि, लृ, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। जबकि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, इ, उ, रि। यानी इनका उच्चारण में भी देखिए थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। देखो इ, उ, रि, री, शुद्ध उच्चारण भी करना जरूरी है। और लरी का क्या होता है? दीर्घ रूप नहीं होता। तो अपन ध्यान रखेंगे कि 5 ह्रस्व होते हैं और 4 दीर्घ होते हैं। ठीक है। अब अपन चलते हैं संध्याक्षराणि की तरफ। संध्याक्षराणि का देखिए नाम में ही अर्थ है संधि प्लस अक्षर। तो संध्याक्षर यानी दो स्वरों के मेल से ही जो स्वर बने हैं उन्हें संध्याक्षर कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें ह्रस्व तो होते ही नहीं है। क्यों? कि इनमें दो संधि होगी तब तो दो वर्ग स्वर तो हो ही गए। तो ह्रस्व तो होने का मतलब ही नहीं, दीर्घ अपने आप हो जाएगा। तो ए, आई, ओ, औ, ध्यान रहे ये चारों क्या है? संध्याक्षर कहलाते हैं। तो वहां पर हमने पढ़े थे समानाक्षराणि स्वर और यहाँ पर संध्याक्षर, ये हो गए स्वर। स्वरों की हमने बात कर ली। फिर देखिए क्या कह रहा है कि द्वयो निश्चित स्वरयो संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णाः जायन्ते ते संध्याक्षर स्वरा भवन्ति। यानी कि दो निश्चित स्वरों की संधि के द्वारा जो नए स्वर वर्ण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? संध्याक्षर कहलाते हैं, यानी संध्याक्षर स्वर कहलाते हैं। कैसे? देखिए जो ये हमने पढ़ा ये ए किस प्रकार बना? देखिए ए प्लस ई, इन दोनों के मेल से क्या बना? ए। और ए के बाद में जो ऐ स्वर है इसको कैसे करेंगे? ए के साथ अगर ए जोड़ेंगे तो स्वर क्या बनेगा? ऐ। और इसके बाद ए के साथ उ जुड़ेगा
तो क्या बनेगा ओ स्वर, और ए के साथ अगर ओ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा औ। यानी कि जो संध्यक्षर हैं वो ए आई ओ औ, जो कि संध्यक्षर हैं ए प्लस ई ए और ए प्लस ए यानी आई, ए प्लस उ यानी ओ और ए प्लस ओ यानी औ। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक हमने, यहां क्या कह रहा है देखिए, लरी वर्ण से दीर्घा न संति। यहां पर जो हमने लरी वर्ण पढ़ा था वो लरी, वो दीर्घ नहीं होता, ये हमने बात कर ली। फिर क्या, संध्यक्षराणाम ह्रस्वा न संति, और जो संध्यक्षर होंगे वो ह्रस्व नहीं होंगे, क्योंकि उनमें तो ऑलरेडी दो दो स्वर हैं, तो जुड़ के बन रहे हैं, तो दीर्घ तो स्वाभाविक है, तो वो क्या होंगे, ह्रस्व नहीं होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं, स्वरों में भी एक अनुनासिक स्वर होते हैं। स्वरों में क्या होते हैं, अनुनासिक स्वर। वो क्या होता है कि मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारितः स्वरः अनुनासिक स्वरा सन्ति। मुख के साथ साथ नासिका का भी योगदान होता है इनके उच्चारण करने में, तो मुख के साथ नासिका के द्वारा उच्चरित स्वर क्या कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। नाक का सहयोग होता है इनके उच्चारण में। किस प्रकार होता है, देखिए उच्चारण करके अपन देखेंगे। आपके सामने ये स्वर है, ये क्या है, अनुनासिक स्वर है, और इनका उच्चारण किस प्रकार करेंगे, देखिए ऐ आ ई री 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 ए ऐ ओ अं। इस प्रकार सभी स्वर वर्णों के ऊपर जब चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिया जाता है तो वे क्या कहलाते हैं, वे सभी अनुनासिक स्वर माने जाते हैं। तो ये अनुनासिक स्वर है। तो इस प्रकार हमने बात कर ली। पहले सबसे पहले वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो स्वर एक व्यंजन। फिर हमने पढ़े स्वर, स्वर में क्या था, समानाक्षराणी स्वर और संध्यक्षर, उनमें भी हमने ह्रस्व और दीर्घ पढ़ लिए। इसके बाद में जो अगले हैं व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्णों की ओर चलते हैं, ये नाक की सहायता से बढ़ जाते हैं, तो ये अपने हो गए अनुनासिक स्वर। अब अपन चलेंगे व्यंजन वर्णों की ओर, यानी स्वरों का हमने ज्ञान कर लिया है, अब अपन व्यंजन वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। छठी क्लास के बच्चों की दृष्टि से जो बेस है, जो आधार है, उसको समझाने के लिए इस प्रकार चित्रों के द्वारा इस प्रकार इनको रखा गया, पिरोया गया है, ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। तो ये सभी क्लासों के लिए उपयोगी है, देख लेना। व्यंजन वर्णों की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है कि व्यंजना नाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति, अतः वर्णमालायाम व्यंजना नाम उच्चारणार्थम सर्वत्र ए, ध्यान रहे, सर्वत्र ए स्वर से योजनम होती। उदाहरण, यानी कि क्या कह रहा है कि व्यंजनों के उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता अवश्य रूप से होती है, आवश्यक रूप से होती है। अतः वर्णमाला में व्यंजनों का उच्चारण हमेशा ए स्वर के योजन से होता है, यानी हर व्यंजन वर्ण में ए स्वर का योजन होता है, यानी जोड़ होता है, उसको तभी उच्चारण कर पाते हैं। यानी कि व्यंजन है वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, बिना स्वर की सहायता के व्यंजन नहीं बोले जाते। जैसे देखिए ये क व्यंजन है, अब इसको देखो अपन, ये तो है क, लेकिन ये क्या है, इस क, देखो ध्यान है उच्चारण की दृष्टि से, ये क, इसमें ए स्वर की मात्रा आ रही है, लेकिन ये अभी हलंत है, इसका मतलब इस प्रकार का जो चिन्ह होता है हलंत कहलाता है, तो इसमें स्वर नहीं है। ये क्या बोलेंगे, क, इसमें ए स्वर जुड़ गया तो क्या बन गया, क, या भाई अक्षर बन गया क, व्यंजन वर्ण हो गया। इसी प्रकार ग, इसमें भी ए जुड़ा, ग, घ, इसमें ए जुड़ा, घ, ख, इसमें ए जुड़ा, ख। तो ध्यान रहे सभी व्यंजन वर्णों में ए स्वर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए अत्र व्यंजनम केवलम, यानी यहाँ पर सिर्फ व्यंजन क्या है, हलंत क, ख, ग, घ इत्येव अस्ति। यही वास्तविक में क्या है कि व्यंजन ये है, ये वास्तव में नहीं है, क्योंकि इनमें ए स्वर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दिखाया गया है कि अत्र ए स्वर केवलम उच्चारणार्थम योजित अस्ति, यानी कि यहाँ जो ए स्वर है वो केवल और केवल उच्चारण की दृष्टि से ही रखा गया है, जुड़ा हुआ है, ताकि अपन अच्छे से समझ सकें। आगे चलिए, आगे देखो, व्यंजना नाम चत्वारः भेदा सन्ति। व्यंजनों के 4 भेद होते हैं, ठीक है। अपन व्यंजन डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, 4।
पहला भेद यहाँ पर दिखाया गया है, क्या है? वर्गीय यानी वर्गीय या स्पर्श, वर्गीय या स्पर्श वर्ण। वर्गीय या स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखिए वर्ग यानी जो ये 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै, तै, पै, ये 5 वर्ग होते हैं। इन 500 में 5 × 5 यानी 25 वर्ण क्या होते हैं? स्पर्श वर्ण होते हैं। कितने? 25 वर्ण। देखिए ये कै से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कै वर्ग। और इसमें क ख इनका उच्चारण एक ही उच्चारण स्थान है इन सभी का, तब क्या हो गया? इनका एक उच्चारण स्थान होने के कारण इनका एक ही वर्ग हो गया। और जो शुरुआत में कै है, इसके आधार पर इसका नामकरण भी क्या हो गया? कै वर्ग। इसी प्रकार ये हो गया चै वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है, क्या है? टै वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। तै वर्ग, त, थ, द, ध, न। और फिर क्या है? प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अक्सर क्या है कि जो बच्चे हैं वो ज्यादातर ये जो अपने शुरुआती क, ख, ग, ड़, ये भी कई बार क्या है कि यहाँ उलझ जाती है। किसी को इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर, इसका भी ध्यान रहे। आगे देखिए, वर्गीय व्यंजन के बाद अपन बात करेंगे स्पर्श वर्ण के बाद वर्गीय व्यंजन। वर्गीय यानी स्पर्श व्यंजन वर्णा स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। क्या कह रहा है कि वर्गीय जो व्यंजन या स्पर्श व्यंजन है, वो व्यंजन वर्ण अपने उच्चारण स्थान के आधार पर 5 वर्गों में बांटे गए हैं। जिनका उच्चारण स्थान 1 है उनको 1 वर्ग दे दिया, और जिनके शुरुआत में जो वर्ण है उसके आधार पर उसका कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग नामकरण हो गया। अब अपन बात करते हैं दूसरे व्यंजन वर्ण की, जिसका नाम है अंतस्थ वर्ण। इनको अंतस्थाः वर्णा यानी अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से बताए गए हैं? अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, ये 4, इनकी संख्या कितनी है? 4। ये अंतस्थ वर्ण माने जाते हैं। अंतस्थ वर्ण के बारे में क्या लिखा है कि अंतस्था वर्णाः बहुत्र स्वर वर्णानां स्थाने जायन्ते, अतः एते अर्धस्वरा इत्यपि उच्यन्ते। क्या कह रहा है? देखिए कि अंतस्थ वर्ण है वो बहुत तरह है, यानी बहुत जगह है। स्वर वर्णानाम स्थाने यानी सर्वत्र स्वर वर्णानाम यानी स्वर वर्णों के स्थान पर होते हैं, यानी स्वर वर्णों के स्थान पर ही उत्पन्न होते हैं। जैसे इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर क्यों कहते हैं? देखिए अभी इस उदाहरण से समझते हैं अपन क्या कह रहे हैं। देखो, यानी कि ये स्वर वर्ण के स्थान पर ही उत्पन्न होते हैं। देखो ई, यहां पर ई स्वर है, वो ई स्वर के बाद में ए, ये कंडीशन बनती है, तब ये का उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होता है, ये व्यंजन वर्ण उत्पन्न होता है। और ये हलंत प्लस ए जोड़े तो इसमें क्या बन गया? ये वर्ण बनता है पूरा। ठीक है, अपन एक उदाहरण से देखते हैं कि यहाँ पर यदि यानी इसमें ई है और इसके बाद में अपी यानी ए है, यहाँ ई और ए, यहाँ पर क्या दिखाया गया? ई और ए, इन दोनों के योग से यह बना। तो यहाँ पर भी देखिए यद्यपि यानी इसमें क्या है? य, द आधा और य और पी, तो ये आया ना, इसी वजह से आया। यानी कि इसलिए इनको क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। री के साथ अगर ए का मेल होगा तो र बनेगा, र, और र में अगर ए जोड़े तो र ये क्या आ जाएगा? पूल। उदाहरण के साथ देखेंगे कि पीतरी प्लस अज्जा, तो री प्लस आ क्या है? यहाँ पर ये जो री है और ये आ है, तो पित्राज्ञा बन गया। फिर देखिए लरी, लरी भी स्वर है और इसके साथ ए जोड़ेंगे तो इनके स्थान पे क्या उत्पन्न होगा? व्यंजन वर्ण ल, इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। इसी के साथ उ के साथ अगर ए जोड़े तो व, यानी व के साथ अगर ए जोड़ेंगे तो वह पूरा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखो सु प्लस आगतम, यानी कि उ है, से में क्या है? उ प्लस आ, और यहाँ पर क्या है? देखिए उ प्लस ए, यानी इनके स्थान पे क्या बना? वह, और इसमें आ स्वर है तो वाह हो जाएगा, तो स्वागतम। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार स्वरों का, व्यंजनों का तीसरा प्रकार जिसका नाम है ऊष्म वर्णः। ऊष्म वर्ण,
उष्मवर्ण कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? उष्मवर्ण होते हैं 4 प्रकार, 4, स, श, श, ह। देखिए क्यों कहते हैं इनके उष्मवर्ण? ऊष्माणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्ण है वायु निसरती। क्या कह रहे हैं कि जो उष्म वर्ण है उनका उच्चारण करते समय मुख से उष्ण यानी वायु, गर्म वायु बाहर निकलती है। यानी जब भी इनका उच्चारण करें श श श ह, तो जो सवास वायु है मुख से बाहर की ओर निकलती है। तो इस प्रकार इनका नाम क्या हो गया? उष्ण व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या होगी 4। अब अपन अगली बात करेंगे अयोगवाह वर्णों, यानी अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? अयोगवाह वर्ण होते हैं 2, अंग और अह, अंग और अह। अब चलिए अयोगवाह वर्ण के बारे में क्या डिटेल है कि विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति, यानी ये जो अयोगवाह है वो विशिष्ट व्यंजन वर्ण होते हैं। किस प्रकार होते हैं कि अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति। ध्यान रहे कि इनका जो उच्चारण है वो स्वर से पहले होता है। अमूमन क्या होता है कि व्यंजन वर्ण के बाद में स्वर आता है, और इनमें क्या है, ये स्वर पहले जुड़ जाता है और उसके बाद में इन अयोगवायों का क्या गया न तो पश्चात। अत्र दो अयोगवाहो स्तय, यहाँ पर 2 अयोगवा है। कौन कौन से? देखिए अंग, यहाँ पर अ पहले स्वर आ गया, इसके बाद में ये जो अयोगवा है ये जुड़ा है, तो अनुस्वार बोलते हैं इसको इस प्रकार। तो पहले ये विशेष रूप से क्यों है, विशिष्ट व्यंजन क्यों कहलाते हैं कि उच्चारण जो स्वर संयोजन इनका उच्चारण करने से पहले होता है, यानी स्वर का पहले संयोजन होता है, इसके बाद में इनका प्रयोग होता है, इसलिए इनको विशिष्ट कहते हैं। बाकी के आपने देखा होगा कि बाकी के स्वरों में बाद में होता है, व्यंजन वर्णों में स्वर का उच्चारण बाद में होता है। अपन आगे बढ़ते हैं। अह, अह यानी पहले स्वर अ, इसके बाद में विसर्ग, और ये क्या हो गया? विसर्ग। तो ध्यान रहे अयोगवाह कौन होते हैं? 2 होते हैं। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? एक तो अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। अनुस्वार को अपन इस रूप में रखते हैं और विसर्ग को इस रूप में देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है? व्यंजनैः सह सर्वेषाम् अपि स्वराणाम संयोजनम भवति। क्या कह रहा है? व्यंजनों के सह यानी साथ, सर्वेषाम् अपि हमेशा स्वराणाम संयोजन होती है, यानी स्वरों का संयोजन होता है। व्यंजनों के साथ हमेशा स्वरों का संयोजन होता है। व्यंजनैः सह स्वराणाम संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति, यानी कि व्यंजनों के साथ स्वरों का संयोजन होने पर गुणिताक्षराणि, यानी जो अपन बोलते हैं ना 12 खड़ी, वो होती है। ठीक है, किस प्रकार होती है अपन उदाहरण से समझेंगे। इसमें अपने को दे रखा है, देखिए गुणिताक्षराणि वदामः है, यानी बोलेंगे और लिखामः लिखेंगे। अपन क्या करेंगे ध्यान से देखिए, अपने पास जो स्वर वर्ण है अ, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। अब इनकी मात्रा दी गई है हमारे सामने। व्यंजनों की जो मात्रा है वो क्या है? ए है। ए की कोई मात्रा नहीं होती। क्यों नहीं होती? जैसे मान लीजिए अपन ने लिखा कै, तो इस कै में कोई मात्रा हमें दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? कि इसको अपन हलंत करेंगे तो ए बाहर निकल के आ जाएगा। जबकि आ की मात्रा होती है, आ की मात्रा ऐसी होती है, देखिए जैसे मान लीजिए का, तो पता चला कि नहीं कि इसमें आ है। इसी प्रकार ई की होती है छोटी ई, दीर्घ ई की बड़ी ई, उ बड़ा री, और ये जो है दीर्घ री, ली, ए इस प्रकार होती है। ए की मात्रा 2 डंडे, ओ की 1 और औ की ये, इस प्रकार की मात्रा में दे रखी है। अब हमें क्या करना है कि अभ्यास करना है। जिस प्रकार हमारे सामने कै वर्ण का इन्होंने दे रखा है, क, क, यानी इनमें मात्रा लगाई की, कु, कु। अब ये जो री है कै के नीचे क्री, ये दीर्घ है क्री, कै के नीचे लरी, क्ली, के, कई, को, कौ। इस प्रकार बच्चे स्वयं अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार अपन ख की बात करें, ख, ख, खी, खी, खु, खू, यहां पर देखिए खरी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पर दीर्घ ख्री फ्री, यहाँ पर खलरी, इस प्रकार खे खई खो खो। ठीक है, इस प्रकार बच्चे ग घ अंग च छ ज इनका उच्चारण करें। यहाँ पर चैवर का अपने उदाहरण के रूप में देख रखा है, च चा ची ची चू चू त्री त्री चलरी चे चई चौ चौ। तो ध्यान रहे इनका बच्चे स्वयं अभ्यास करेंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर छ ज झ य, इस प्रकार इनका वाचन भी करेंगे, वदाम में हच्चा लिखा में, यानी बोलेंगे भी, वाचन भी करेंगे और पढ़ेंगे भी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसी प्रकार आगे टैवर का दे रखा है, ट टा टी टी टू टू ट्री ट्री ट्री, यानी कि यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इस प्रकार के बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि दीर्घ री वाले और लरी वाले शब्द कम ही देखने को मिलते हैं, तो ये तो जरूर मिलता है व्याकरण में ज़्यादातर। बाकी के आपको सिर्फ वचन करना है और इनका अभ्यास करना है। फिर ठ ड ढ अणा। फिर तैवर की बात करेंगे, त तैवर तै ता ती ती तू तू त्री त्री तलरी ते तई तो तौ। तो इसी प्रकार आप इसमें फिर होते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आपके सामने आ रहा है पै वर्ग, पै वाला पै पा पी पी पू पू प्री प्री ली पे पई ओ पौ। इसी प्रकार फै वाला फै फा फी फी ब भ मै, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं, ये हो गए आपके। इसी प्रकार अभी एक सवाल है बच्चों से, देखिए अभी हमने अंतस्थ और उष्म मोरण भी पढ़े, तो अब उष्म और अंतस्थ आए हैं तो आपको ध्यान में होगा य र ल व, ये सब क्या है उष्म मोरण, और इनका भी इसी प्रकार अपन चलाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ आ गए, यहाँ व, तो क्या हो जाएगा व्री, व के नीचे दीर्घ री और व के नीचे लरी। ठीक है, इस प्रकार। फिर उष्म श सा सी सी सु सु श्री श्री स्री से सई सो सौ। ठीक है, आगे बढ़ते। फिर मूर्धन्य से दंत्य से, इन से का भी नाम होता है। बच्चे अक्सर क्या कहते हैं, संकर वाला से, षटकोण वाला से, सड़क वाला या सरिता वाला से। इस प्रकार से का अपन जब शुरुआत करते हैं पढ़ने के लिए पहली दूसरी तीसरी कक्षा में, यही हमें सिखाया जाता है। तो बच्चे क्या है कि अभी भी उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो अभी क्या करना है, अभी ध्यान में रखना है कि ये जो तीन से हैं इनका नामकरण है, ये न तो शिवजी वाले, न शंकर वाले, न षटकोण वाले। इस प्रकार तो एक आपको सिखाने के लिए शुरुआत में बताया जाता है, लेकिन क्या है ये तालव्य से है, तालव्य यानी तालु से इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसकी संज्ञा हो गई तालव्य से। और ये जो स है मूर्धन्य से, ये मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है, मूर्धा क्या है मूर्धा, तो इसलिए इसका नामकरण क्या हो गया मूर्धन्य से। इसके बाद में अपन बात करें इस से की, ये क्या है दांत से इसका उच्चारण स्थान होता है दंत, तो इसका नाम हो जाएगा दंत्य से, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो दो अयोगवाई पढ़े थे वो आ गए हैं हमारे सामने। किस प्रकार देखिए, अंग आह अनुस्वार है, ये विसर्ग है, और इनको भी वैसे ही अपन पिरोएंगे। अंग आंग इंग इंग रिंग 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 एंग ऐंग औंग औंग। ठीक है, इसी प्रकार अपन विसर्ग है तो विसर्ग का उच्चारण स्वर के बाद में होगा, तो क्या होगा आह आह इह इह उह उह रीह री रीह एह ऐह ओह औह। इस प्रकार, इसी प्रकार अपन अगर क और ख की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये उदाहरण के तौर पे अपन कर सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कहाँ दिक्कत आएगी आपको, यहाँ तक तो कंग कांग किंग कोई दिक्कत नहीं है, किंग यहाँ आ सकती है। तो यहाँ क्या करना है
क्रिंग, क्रिंग, कलरिंग। इसी प्रकार फेंका हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, एतानि त्रीणि गुणिताक्षराणि क्रमेण इत्यमेव प्रकारान्ते लिख्यन्ते। इसी प्रकार तीनों जो ये वर्ण हैं क्रम से लिखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजनानि। अब अपन बात करेंगे संयुक्त व्यंजनों की। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए बच्चों, संयुक्त व्यंजनानि, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? एकाधिक व्यंजन वर्णानाम मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। यानी एक से अधिक व्यंजन संयुक्त रूप से होंगे, जिनका मेल होगा, तो वे क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, किस प्रकार कहलाते हैं? देखिए, सबसे पहले इसको ध्यान से देखेंगे, क्ष। इसका उच्चारण भी ध्यान में रखेंगे। क्ष क्या है? क्ष। बोलते समय भी पता चल जाता है क्ष। इसको एक साथ बोल के देखें, क्ष क्ष, तो इसका उच्चारण आ रहा है क्ष। यानी कि इस व्यंजन वर्ण में क, हलंत और श, मूर्धन्य श, इन दोनों के मेल से क्या बनता है? इसके साथ अगर ऐ स्वर कर दें तो ये बन जाता है श। अगर यहां पर आप मान लीजिए ई कर देते हैं प्लस में ई, तो क्या बन जाएगा? दीर्घ ई करें तो क्या बन जाएगा? क्षी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें ए स्वर जुड़ेगा तो यहां पर ए दिखाई देगा। अगर ई जुड़ेगा तो दीर्घ ई यहां पर हमें करना है। इसी प्रकार एक उदाहरण से समझेंगे। अगर कक्षा शब्द का देखें तो क यानी क बन गया पूरा, और फिर क्ष, क श यानी क्ष, और इसमें जो आ जुड़ा तो कक्षा। अब ये पूरा वर्ण क्या बन गया? क क्ष। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया संयुक्त व्यंजन। फिर है त्रय। त्रय में क्या होता है? एक तो तय वर्ण होता है और एक रय, ये दोनों मिलकर के क्या निर्माण करते हैं? त्रय वर्ण का निर्माण करते हैं। इसमें क्या है? एस पर जुड़ा है तो त्रय हो गया, अगर इसी में आ जुड़े तो त्रा। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे। जैसे आपके सामने इसी में दे रखा है पत्रम, तो पत्रम में कोई दिक्कत नहीं है। पत्रम को ऊपर पढ़ें, पत्रम, तो पै हलंत और ए, यानी पै में ए स्वर मिला हुआ है। फिर त्रय की बात करें तो तय, रे और ए। फिर मैं को हलंत है, इसमें यानी कोई स्वर नहीं है, तो यह हलंत यहाँ रखा गया। इस प्रकार ये हो गया त्रय का। अब हमारे सामने आ रहा है ज्य वर्ण। ये ध्यान से देखिए, सॉरी जी, इसको ज्यादातर अपन उच्चारण की दृष्टि से देखें तो अपन बोलते हैं ज्ञ, ज्ञ। जैसे ज्ञ, ज्ञानी, विज्ञान, इस प्रकार के उच्चारणों का अपन प्रयोग करते हैं। वास्तव में क्या है? इसका उच्चारण है ज्य। क्या है? ज्य। क्यों? क्योंकि इसमें जय और य, ये दो वर्ण मिलकर के ये बना है ज्य, और इसमें एस स्वर जुड़ गया है तो क्या बन गया? ज्य। और इससे अपन इस प्रकार अगर उदाहरण के रूप में देखें तो ये अपन ज्ञानी शब्द पढ़ते हैं, जबकि इसका सही और शुद्ध उच्चारण होता है ज्ञानी। इसी प्रकार अगर अपन बात करें विज्ञान, इस प्रकार अपन ज्यादातर उच्चारण में विज्ञान देखते हैं, लेकिन वास्तव में ये विज्ञान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे स्वरों का, वर्णों का उच्चारण सही करते जाएंगे तो हमारी भाषा भी शुद्ध होती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपके सामने आ रहा है ध्य। ध्य ये भी संयुक्त व्यंजन वर्ण है। इसमें द और य दोनों के योग से द और य, इनसे बन गया ध्य, और इसमें अगर ए जुड़ा तो ध्य और आ जुड़ा तो ध्या। इस प्रकार ध्यान रखेंगे। उदाहरण के साथ विद्या। विद्या शब्द में वह, ई, द, य, अ, विद्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब देखते क्या है एवं यानी इसी प्रकार सर्वेषां व्यंजनानां सर्वै व्यंजनै सह मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। इसी प्रकार क्या है कि सभी व्यंजन वर्णों के साथ व्यंजन वर्णों का मेल, यानी कि दो दो व्यंजन वर्णों का मेल और भी हो सकता है, और इनका भी, ये भी संयुक्त व्यंजन वर्ण है। जिस प्रकार देखिए क्या, ये व्यंजन वर्ण का और यह, अब ये दोनों मिले इन तो क्या बन गया? चाणक्य। इसी प्रकार क्र, यानी इसमें भी दो हैं, क्या है? का और र, ये मिलकर के क्या बन गया? क्र। चलिए
चलिए इसी प्रकार ये जो आपके सामने है सुक्त वर्ण है, जिसे देखिए ये र आधा है और इसके साथ में अण है, तो ये र आधा होता है वो इसके ऊपर चला जाएगा। तो जैसे उदाहरण के लिए अर्णव, ये देखिए नद्र, इंद्र। तो इस प्रकार के अन्य भी ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जो संयुक्त होते हैं, लेकिन वास्तव में है वो जो व्यंजन वर्ण संयुक्त माने गए हैं क्ष, त्र, ज और श्र, इस प्रकार माने गए हैं ध्यय माने। बाकी के बहुत सारे व्यंजन वर्ण हैं जिनको संयुक्त व्यंजन होते हैं, लेकिन उनको वर्णमाला में वैसे अलग से स्थान नहीं दिया गया। एतानि संयुक्त व्यंजनानि नवीना वर्णा न सन्ति, यानी ये जो है वो संयुक्त व्यंजन ये नए वर्ण नहीं है, अपितु पृथक पृथक संयुक्त व्यंजन वर्णानाम विशिष्टा लेखन शैली एवं एतेषु आगतः स्वर संयुक्त व्यंजनेषु अंतर्गत नास्ति। ठीक है, अपन चलते हैं अब वर्ण विच्छेद की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए वर्ण वियोग यानी वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे सामने अजह, रामः, हरि, सीता, गुरु, वधु, ऋषि, ये शब्द दिए हुए। इनका अपन व्यंजनों का वर्ण विच्छेद करेंगे इन शब्दों का। तो देखिए हमारे सामने उदाहरण के रूप में यहाँ दिया हुआ है अ स्वर है, इसमें पूर्ण स्वतंत्र है, इसका कोई विभाजन नहीं होगा। अ और जय का विभाजन करेंगे हलंत करने के बाद में इसने दिखा रखा अ स्वर बाहर निकाला है, तो क्या बन गया अज है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे सामने एक उदाहरण यहाँ दे रखा है, जैसे ये ले लेते हैं कलृप्तम है। तो देखिए क हलंत किया, लय के अंदर ये जो ली खुद स्वर है तो कोई दिक्कत नहीं, लरी आ गया, फिर पा आधा तय अ मैं। तो आपकी बात समझ में आई होगी क्या कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण के अंदर कोई ना कोई स्वर होता है। अब वो स्वर जे अ हो, आ हो, ई हो, उसको बाहर निकालना है और व्यंजन वर्ण को हलंत करना है और उस स्वर वर्ण को बाहर निकालना है। स्वर वर्ण के नीचे कोई हलंत नहीं आएगा क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण होता है। इसी प्रकार देखिए एक उदाहरण को हम यहाँ समझते हैं, सीता। सीता को देखिए स दीर्घ ई है तो बाहर निकालेंगे ई, फिर त और आ, ये क्या बन गया सीता। ये है वर्ण वियोग। इसी प्रकार जैसे ऋषि का देखते हैं, री खुद ऑलरेडी स्वर है तो री का री और स और स में क्या है ई। ठीक है, यहां देखिए ओम, तो ओ तो खुद स्वर है तो ओ और फिर मैं का हलंत ओम। इसी प्रकार ये देखिए क्या वाक्यम शब्द है। अब वाक्यम शब्द को अपन करें तो देखिएगा उदाहरण के साथ व आ क य अ म, ये दिखा रखा है। अब अपन मूर्धन्य शब्द का विच्छेद करेंगे एक उदाहरण के साथ, बाद में आप करते रहना। देखिए मूर्धन्य में क्या है, यहाँ पर मुंह यानी मैं में क्या मिला हुआ है ऊ, दीर्घ ऊ, तो बाहर निकालेंगे दीर्घ ऊ। फिर क्या है, ये जो र है वो किसी वर्ण के ऊपर जो होता है तो उसका उच्चारण पीछे किया जाएगा, तो यहाँ पर र हलंत किया जाएगा यानी आधा। फिर क्या है ध, और ध में क्या है अ, तो ध को हलंत करेंगे और फिर ए को बाहर निकाल देंगे। फिर न य, तो न आधा है तो हलंत कर देंगे, फिर य, तो ये को आधा करेंगे, इसमें से ए बाहर निकालेंगे और इसके आगे जो विसर्ग है उसको यहाँ स्थान देंगे, यानी ये अयोग वायु होगा। इसी प्रकार आप अभ्यास कर सकते हैं। आगे चलो, यहाँ थोड़े से जो क्लिष्ट वर्ण दिखाए गए हैं, 2-4 का ध्यान कर लेते हैं। जिस प्रकार देखिए ये हया हया यानी कि ये जो है यहाँ देखने का प्रयास करें। इस प्रकार का वर्ण आपने बहुत बार पढ़ा होगा हया। अब इसमें जो बड़ा अक्षर दिखाई देता है वो तो असल में छोटा होता है, यानी उसमें कोई स्वर नहीं होता, और जो छोटा दिखाई देता है वो वास्तव में बड़ा होता है, यानी अर्थात उसमें एक स्वर मिला हुआ होता है। अपन इसका विच्छेद करके दिखाते हैं। देखिए ह हलंत हो जाएगा, इसमें कोई स्वर नहीं है। यह को अपन हलंत करने के बाद में इसमें जो स्वर है उसको बाहर निकालेंगे, इसमें ए है, ये ध्यान रहे। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर हय का उदाहरण बाह्यम, ये ठीक है। इसी प्रकार ये जो ग के नीचे र है तो इसका क्या करेंगे ग र अ, क्यों कि ग आधा है और र में ए स्वर मिला हुआ है। इसी प्रकार देखिए दृष्टा, प्रगति, ब्रह्म, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्म में क्या है ब्रह्म, इस प्रकार। तो इसमें पहले बै
फिर बै में क्या है रे, और रे को भी आधा करें, फिर ए बाहर निकालें। इसी प्रकार है को आधा करेंगे और मैं हलंत करेंगे, फिर इसमें ए निकलेगा। इसी प्रकार वर्ण विभाजन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो कलिष्ठ शब्द हैं उनका मैंने बता दिया। जैसे ये देखिए जाह्नवी, यानी है के नीचे, है के अंदर न, तो यहाँ जो बड़ा दिखाई दे रहा है उसको तो अपन क्या करेंगे बिना हलंत का, यानी सॉरी हलंत, यानी इसमें कोई स्वर नहीं है और न में स्वर है, तो न को हलंत करके इसमें ए बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देख लेना। चलिए, इसी प्रकार ये वर्णों का आप अभ्यास कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत आपके नहीं आनी चाहिए। पद्यम, शब्दः, पंकजम, यहाँ पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। व्यंजनम, इसमें वह पहले ही आधा है तो हलंत हो जाएगा, फिर यह में ए निकल जाएगा, यह हलंत हो जाएगा, जैनम, कोई दिक्कत नहीं है। यह तो हो गया आपका वर्ण शब्द, वर्ण वियोग हो गया। ये आप बच्चे जितने अभ्यास करेंगे उतना ही ये जो आपका टॉपिक है वो मजबूत होता जाएगा। जितना हो सके उतना अभ्यास करेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं वर्ण संयोग की, यानी वर्णों का संयोग कैसे करना है। ये इस पाठ का अंतिम टॉपिक है। देखिए, हमें उदाहरण के साथ दिखाया गया है। जैसे दाशरथी, ये हमें एक उदाहरण दिखाया गया। हमारे सामने ये जो रेखा दिखाई, ये जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये मिलेंगे, इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ करके इसमें अंदर दाशरथी बना है। इसी प्रकार हम इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, ह ई, यानी है हलंत है और ई स्वर है, तो इसका मतलब है के अंदर ई की मात्रा है ही। मैं हलंत, यानी मैं में व्यंजन नहीं, स्वर नहीं है और आ स्वर है, तो मैं को अपन पूरा लिखेंगे और इसमें आ मिला देंगे, ही माँ। फिर लय में ए मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही मा लय। फिर ये आता है, इसमें ए मिला तो क्या बन गया, ये, यानी कि यहाँ पर क्या बन के सामने आया हमारे हिमालय। इसी प्रकार यहाँ देखिए, एक और उदाहरण देख लेते हैं अपन। यहाँ चलते हैं, श, यानी कि श में व, यहाँ पर भी व्यंजन वर्ण है, यहाँ पर भी व्यंजन वर्ण है। जब दो व्यंजन वर्ण एक साथ आते हैं तो जो पहला व्यंजन वर्ण है उसको अपन इस प्रकार लिख देंगे, किसी प्रकार दिक्कत नहीं है। क्यों कि अगर स्वर होता तो इसमें मिलकर के वो पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर स आधा आएगा, फिर वह आधे यानी हलंत है, इसके अंदर ए मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा, श, श्व। फिर क्या है, श और तय, यानी यहाँ पर भी वही कंडीशन है, तो फिर क्या हो जाएगा, श हलंत, यानी आधा ही रहेगा। फिर तय में ई जुड़ेगा तो स्वस्ति, कै में ए स्वर जुड़ेगा तो कै पूरा हो जाएगा, और विसर्ग है तो ये क्या बन गया हमारे सामने, स्वस्तिक। इस प्रकार हमें इन वर्णों का संयोग करना है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। देखिए हमारा पाठ यहाँ पर पूरा होने को है। देखिए ये उदाहरण लास्ट देख लेते हैं। क आ, तो क्या हो गया, क में आ जुड़ा का, रे और तय दोनों व्यंजन वर्ण हैं, तो ये जो रे है वो आधा है, इसलिए इस तय को पहले लिखेंगे और ये जो रे है इसके ऊपर हो जाएगा। और ये जो स है ये भी आधा है और तय भी आधा है। अच्छा तो क्या करेंगे, एक बार ध्यान से देखिए। पहले का, अब ये रे भी आधा है और तय भी आधा है और श भी आधा है और न भी आधा है और यह भी आधा है। तो अब ध्यान से देखेंगे कि जब तक कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं होता है तब तक हम उसे आधा ही लिखते जाएंगे। जैसे देखिए का, अब रे आधा है तो ये तो अगले स्वर के ऊपर जाके ऊपर चढ़ेगा, इसलिए रे को एक बार भूल जाते हैं। का, तय, श, न और ये में ए मिला, ये पूरा हो गया। अब इस रे को लेके आएंगे, ये यहां आ जाएगा और फिर क्या है, मैं।
ये शब्द बनेगा। उच्चारण करेंगे कार्त्स्यम्, इस प्रकार इसका उच्चारण होगा। तो छठी क्लास के बच्चों के लिए काफी अच्छा विश्लेषण किया गया है। इसी के साथ अभ्यास प्रश्न अगली क्लास में काफी बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।